अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। मरियम बीबी ने आज से कॉर्नर मीटिंग्स का जो है वो ऐलान कर रखा है। 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से पीडीएम पावर शो कर रही है 13 दिसंबर को लाहौर में। उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज सारा दिन क्या कुछ होता रहा, रैलियां कहां कहां से निकली और क्या रूट इख्तियार किया गया, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और पीडीएम के बयानियों को लेकर, इसके मुस्तकबिल को लेकर, इस्तीफे के ऑप्शंस को लेकर, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिए। मैडम, क्या देख रही हैं 13 दिसंबर को? ज़रा कैमरा घुमाएं और देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मुझे ये बताइए कि इस्तीफों का ऑप्शन जब आएगा, आप हुक्म करेंगी, नवाज शरीफ साहब ऑर्डर देंगे कि इस्तीफे दे दें, तो सादक संजरानी वाला हाल ना हो। बहुत सारे लोगों ने अगर इस्तीफे ना दिए तो फिर क्या करेंगे? अब आप देखें इंशाल्लाह। और कितने लोग मैडम देख रही हैं? बहुत लोग माशाल्लाह। 10 लाख तक आ जाएंगे? अल्लाह खैर करेगा। ख्वाजा साद रफीक साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ख्वाजा साहब, क्या मुस्तकबिल पीडीएम का देख रहे हैं और ये गेम जो शुरू हुई है इसका अंत क्या देख रहे हैं? पुराने आप खिलाड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है और पीडीएम जो है ये एक लॉन्ग टर्म अलाइंस है। मैं इसको शॉर्ट टर्म अलाइंस के तौर पे नहीं देखता। अगर हमें पाकिस्तान में वाक़तन आइन की हुक्मरानी को इस्टेब्लिश करना है तो फिर पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों को तवील अरसे के लिए एक एजेंडे के ऊपर इकट्ठे होना होगा। और मैं पीडीएम से यही तवक्को करता हूँ कि इमरान हुकूमत का ख़ात्मा अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें आगे चलना चाहिए। नहीं, इमरान खान को आप या उनकी पार्टी को जमहूरी क़ुव्वत नहीं मानते? वो आज जमहूरी क़ुव्वत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मछली पत्थर चाट के आए तो जमहूरी क़ुव्वतों में शामिल हो। वैसे इमरान खान को हमारे ट्रक पे बैठना पड़ेगा। मैं ये 2 साल पहले से 3 साल पहले से बात कह रहा हूँ। ख्वाजा साहब, कोई सहावत के तालिब इल्म के तौर पे कुछ समझ आ सकती है सुनने वालों को भी कि ये होने क्या जा रहा है अगले दिनों में? अब 13 का लाहौर का जलसा जो है, इसके बाद इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी है। और आप देखें ना, इस्तीफ़े आप दे देते हैं, फ़र्ज़ करें मरियम बीबी अनाउंस करती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं इस्तीफ़े दे दें, तो वो हाल होता है जो संजरानी साहब के इलेक्शन वाला हुआ है। लोग ही नहीं आपके साथ इस्तीफ़े देते, चंद नाम आते हैं, वही जो करीबी हैं। फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। रेजिग्नेशंस की जब अनाउंसमेंट होगी तो सब उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई 2-4 स्प्लिंटर एमपी या एमएनए नहीं भी देते, वो मैटर नहीं करती बात। पीडीएम की जमातें बहसीयत मजमूई कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होंगी और उसके बाद इन असम्बलियों की कोई क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। अभी भी कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसको चलने नहीं दिया निज़ाम को। ऐसे बसीदा निज़ाम को मज़ीद चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये ख़त्म होगा निज़ाम और नया मैंडेट लेना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब पॉपुलर है, उन्हें डरना नहीं चाहिए, और अगर वो अनपॉपुलर है तो फारिग हो जाएंगे। भाई साहब, ये जो गोरख धंधा समझने वाले सियासी, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जिस दिन आपने इस्तीफे अनाउंस किए, नून में से शीन निकल सकती है और कोई रास्ता ऐसा सारे लोग इस्तीफा देंगे। मजाक है, मजाक। कोई शीन में से नून और नून में से शीन नहीं निकलेगी, सब इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। नून के बहुत बड़े फ्रेगमेंट साथ है सारे, आपका ख्याल है? अब देखें ना, इस हार्ड कोर जो अब मियाँ शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक ही बात समझाई थी कि आपने फौज जर्नैल से और जज से नहीं लड़ना, ये पहला सबक था उनका। आगे आगे देखिए होता है क्या। चीज़ें मेरे ख्याल में सेटल हो जाएंगी खुद ब खुद। शायद लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए, उससे पहले काम हो जाएगा। क्या होगा ऐसा? देखें ना, अब अगले कल का पीडीएम का जो इजलास है उसके फैसलों का इंतज़ार करें। ज़्यादा टाइम नहीं है, 24 घंटे हैं। आप कह रहे हैं 24 घंटे में कुछ ऐसा हो जाएगा, लॉन्ग मार्च की नौबत ही नहीं पड़ेगी? लॉन्ग मार्च तो लास्ट ऑप्शन है, मेरा नहीं ख्याल उसकी ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले काम होगा। ऐसा क्या होगा ख्वाजा साहब? इंतज़ार करें ना। नहीं, देखें, इन हाउस चेंज का फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है। उसके लिए अपोजिशन के पास पूरे वोट नहीं है, इसलिए उधर जाना मेरा ख्याल में दानिशमंदाना कदम नहीं है। फैसला अवामी अदालत में होगा। ख्वाजा साहब, मैं आपसे 1-2 चीज़ें और समझना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक नून लीग जब ये हुकूमत में थी और ये गवर्नमेंट में थे आप सारे लोग, तो उस वक़्त हिकमत अमली और बड़े सलीके तरीके से आप सोचते थे कि चीज़ों को चलाया जाए।
कौन सी ऐसी ब्लंडर्स आप समझते हैं या मिस्टेक्स समझते हैं जो आप निशानदेही करें तो नेक्स्ट आप चाहते हैं कि वो ना हो? आप हमारे दौर की बात कर हाँ रहे हैं, उस पे बाद में बात करें। आज वो वक्त नहीं है बात करने का, जब उसका वक्त आएगा वो बात भी करेंगे। तो अभी 13 दिसंबर को कितने लोग देख रहे हैं? अनकाउंटेबल। ये कॉर्नर मीटिंग है, हज़ारों लोग हैं बाहर से लेके अंदर तक। ये कॉर्नर मीटिंग है। नहीं, 10 लाख से बंदा आ जाएगा? 10 लाख बंदा आ जाएगा? मुझे नहीं पता कितने लाख आएगा, लेकिन लोग जो हैं वो अनकाउंटेबल होंगे। अच्छा, और आसफा भुट्टो साहिबा की तकरीर पे क्या कमेंट्स हैं? वो तो मुझे लगता है कि बिलावल साहब का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है उनकी तकरीर के बाद। कोई मुस्तकबिल किसी का दूसरे से खतरे में नहीं पड़ता। जिस तरह पजीराई मिली, बड़ी स्पेस है सियासत में, बहुत स्पेस होती है। ये स्पेस आसफा साहब को मिली, मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छी बात है। बेनज़ीर भुट्टो, उनकी वालदा की बड़ी कुर्बानी है, उनके बच्चों को वो जद्दोजहद कर रहे हैं। जो जद्दोजहद करे उसको उसका मुकाम मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। खैर, क्या नाम है आपका? आप स्टेज पे क्या कर रहे हैं? ख्वाजा साहब, ये सारा स्टेज संभाला हुआ है इन्होंने। देखें, बच्चे भी छोटे छोटे, उन्हें भी पता है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों की जान छूटनी चाहिए इस हुकूमत। ये आपकी कुर्सियों पे जब फूल की पत्तियां गिर रही थी तो ये उनको साफ कर रही थी? साफ कर रही थी। बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। बहुत शुक्रिया। शेख रोहेल असगर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? शेख साहब, क्या देख रहे हैं सूरत हाल, किस तरफ जाएगी बात? कुछ समझाएं भी तो साथ। मेरे से आप ज़्यादा बेहतर देखते हैं और मेरे से ज़्यादा आप समझ रखते हैं। अब देख रहे हैं जो अवाम का जो जज्बा जोश है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये उनकी बेवकूफ़ियाँ, खराबियाँ, खामियाँ, जिसने अवाम का जीना दोबर कर दिया। नफ़रत है, शदीद नफ़रत अंदर, और मियां नवाज शरीफ के लिए मोहब्बत है। नहीं शेख साहब, मैं ख्वाजा साहब से भी पूछ रहा था थोड़ी देर पहले कि इसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? पीडीएम होगा क्या फाइनली? मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसमें अखलाक नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही उसको कुछ अकल और शौर है। बेहतर उसके लिए ये है, और इस सिस्टम के लिए बेहतर है कि उसको आज खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए। हालांकि उसने कहा था कि इतने लोग इकट्ठे कर रहे हैं, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। मानता नहीं है कि उसको कोई किसी किस्म की शर्म नाम की नाम नहीं जानता। नहीं, इस्तीफा तो जब धरने हुए थे तो नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं दिया था, तो धरनों से इस्तीफा क्यों दे? वो धरने थे, वो धरना था, आप उसको धरना कहते हैं। किसने करवाया था, कैसे हुआ था, वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरा मुंह ना करवाएं। ये अवाम है, ये वो लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ से सच्चा प्यार करते हैं और तंग हैं, सताए हुए लोग हैं। ये लॉन्ग मार्च की तरफ बात जाएगी 13 को, क्या अनाउंस करेंगे? अगर वो ना, ये तो पीडीएम करेगी या ख्वाजा साहब कुछ तो बताएं, कोई खबर दे जाएं। जो रोहेल भाई ने कहा है मैं उसकी 100% तायीद करता हूँ। रोहेल असगर साहब वेटरन पॉलिटिशियन है और विजनरी आदमी है, उन्होंने दुरुस्त कहा है। मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च की स्टेज नहीं आएगी, इस्तीफों के मरहले पर ही फैसला हो जाएगा हमारा आपस में। गल कहने पास 13 को आप अनाउंस कर देंगे कि हम इस्तीफे देने लगे हैं? मुझे नहीं पता, ये फैसला तो पीडीएम ने करना है। और सारे लोग इस्तीफा दे देंगे? अगर पता भी हो तो तानू नहीं दसना। कुछ सियासी सोच रखता हो ना कोई शख्स या कोई सियासी जमात हो, वो तो समझ सकती है इस बातों को। जो गैर सियासी लोग हों, जो किसी की आशीर्वाद में हों, उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी। ये बातें उन्हीं को समझ आती हैं जिन्होंने अपने माजी से सीखा होता है। अब देखिए, पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था, आपने देखा कि वहाँ पे क्या था, किसी किस्म की कोई विक्टिमाइजेशन नहीं थी। नवाज शरीफ साहब का दौर है, आपने देखा कोई विक्टिमाइजेशन, इसलिए उन्होंने माजी से सीखा था। इस शख्स को समझ ही नहीं है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड माफिया है, वो इसके दाएं बाएं हैं। पाकिस्तान का अद्वियात का सबसे बड़ा डाकू जो है वो इसके बगल में बैठा हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आटे का चोर इसके बगल में बैठा हुआ है। कल तक जिनको ये अपना चिपड़ासी नहीं रखता था, उनको वाकई वजीर बनाया हुआ है, क्योंकि वो करप्ट लोग थे, बुरे लोग थे। शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो आपको याद होगा कि भुट्टो साहब के जाने के बाद पूरे रजीम ने बड़े सख्त तरीके से करप्शन के मामला देखे थे, लेकिन 1% करप्शन नहीं निकली थी।
तो अभी बहुत सारे नून लीग के लोगों पर करप्शन के चार्जेस भी हैं। आप नहीं समझते कि करप्शन चार्जेस अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ी जा सकती है? नहीं, असल बात ये नहीं है। बात ये कि कुछ सियासी सोच रखता हो ना कुछ शख्स या कोई सियासी जमात हो, वो तो सौंप सकती है इस बातों को। जो गैर सियासी लोग हों, जो किसी की आशीर्वाद पे हों, उनको ये बातें समझ नहीं आएंगी। ये बातें उन्हीं को समझ आती हैं जिन्होंने अपने माजी से सीखा होता है। अब देखिए, पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था, आपने देखा कि वहाँ पे क्या था, किसी किस्म की कोई विक्टिमाइजेशन नहीं थी। नवाज शरीफ साहब का दौर है, आपने देखा कोई विक्टिमाइजेशन, इसलिए उन्होंने माजी से सीखा था। इस शख्स को समझ ही नहीं है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड माफिया है, वो इसके दाएं बाएं हैं। पाकिस्तान का अद्वियात का सबसे बड़ा डाकू जो है वो इसके बगल में बैठा हुआ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आटे का चोर इसके बगल में बैठा हुआ है। कल तक जिनको ये अपना चपरासी नहीं रखता था, उनको वकील वजीर बनाया हुआ है, क्योंकि वो करप्ट लोग थे, बुरे लोग थे। अब ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें नुकसान दे रही हैं इस मुल्क को भी, इस सिस्टम को भी, और आवाम के उन मसाइल को जिन मसाइल को आपने रिड्रेस करना है। मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ और कहता रहूँगा, आप नफरत में और बुग़्ज़ में और तकब्बर में ज़िंदा नहीं रह सकते। आपकी ज़िंदगी बहुत कम हो जाती है और यही हाल अब आपके सामने है। अब मैंने आपको पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये समझिए ना कि जो इस हालात हैं इस वक्त मुआशी तौर पर लोगों के, वो किस किस्म की ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है, आपको ये समझ नहीं आ रहा। इस ख़तरनाक बीमारी के बावजूद और मीडिया के इतनी प्रोपेगेंडा करने के बावजूद आप देखें लोग किस तरह आते हैं। अच्छा शेख साहब, बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दौर में वो जो आप फरमा रहे थे माजी से बड़ा सीखा, यही मसाइल थे। अब देखें ना कि 2014 में आप लोगों के खिलाफ धरने थे, 2020 में 21 में आप लोग इनके खिलाफ धरने दे रहे होंगे, तो साइकिल तो वही चल रहा है। नहीं, क्या फ़र्क है इसमें? बहुत फ़र्क है। उसमें फ़र्क ये है कि उस वक्त पाकिस्तान जो था तरक्की पे गामजन था। अब देख लीजिए, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, लोग रोज़गार उनको बड़ी अच्छी मिल रही थी, कारखाने चल रहे थे, कारोबार चल रहे थे, लोगों की तजारत हो रही थी, बाहर से पैसा आ रहा था, फॉरेन फंडिंग हो रही थी, सब कुछ बिल्कुल सही तरह चल रहा था। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की शक्ल पसंद नहीं थी, मियाँ साहब के जो अतवार थे वो पसंद नहीं थे, मियाँ साहब के असूल पसंद नहीं थे, मियाँ साहब की बातें पसंद नहीं थी, तो इसलिए वो धरने क्या थे? वो धरने आपने देखे कि धरने जो थे उनको इकट्ठा किया जाता था नाच और गाने पे और बेहयाई और बेरहवी की डिमांड में, और रात को आपने देखा उन धरनों का क्या होता था, खाली कुर्सियाँ होती थी और मासूफ खताब करके चले जाते थे। अब तो वो कोई रॉकेट साइंस तो रही नहीं उसको समझने में, और ना ही उसमें कोई अब सीक्रेट रहा है। अब तो सारी कुछ सामने आ गया, कहाँ पे ये प्लानिंग हुई इस धरने की, कहाँ ये सब कुछ किया गया और क्यों किया गया, ये सब कुछ आपके सामने आ गया। मैं सिर्फ हमेशा ये बात कहता हूँ कि दाना दुश्मन नादान दोस्त से बहुत बेहतर होता है। जो इसको अपना दोस्त समझते हैं, दर हकीकत इंतहाई नुकसानदेह आदमी है। इस दौर में, इस 2.5 साल में जितना अदारों को इस हुकूमत से या इस शख्स से नुकसान पहुंचा है, मेरे ख्याल में 72 साल में अदारों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा होगा जितना। क्यों? उसकी वजह आपको एक आध बता देता। अभी फैसला नहीं आता, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, अभी फैसला नहीं आता तो आप फैसला सुना देते हैं, आपका कोई ना कोई वफाकी वज़ीर बैठ के फैसला सुना देता है, तो ये किसका नुकसान होता है? उस अदारे का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। मैं आज पहली दफ़ा आपके चैनल पे कह रहा हूँ, पहली दफ़ा चीफ जस्टिस साकिब निसार जो था मेरा वकील रहा, उसके वालिद मेरे वकील रहे हैं। मैं उसकी पूरी जजी के दौरान, उसकी चीफ जस्टिस के दौरान एक दफ़ा मैंने उसको विजिट नहीं किया। बीमार हुआ मैं नहीं गया क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाता, लेकिन इनके वजीर जाते रहे और वो उनसे बुके वसूल करता रहा। ये जितना नुकसान इन्होंने इदारों को बचाया, किसी ने नहीं बचाया। आप इस बात को समझ जाएं और लिख लें। आप कहना चाह रहे हैं जज को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, क्रेडिबल रहेगा तो उसका फैसला क्रेडिबल होगा। अदारे को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए, इवन मैं तो कहता हूँ पुलिस को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, मियाँ साहब ने तकरीरें करके इदारे मुतनाज़ा कर दिया। नहीं, वो इसलिए ना, देखा आप मेरी बात सुनो। और मियाँ शरीफ साहब ने सबसे पहला उन्हें दर्स दिया था कि बेटा जर्नैल और जज से नहीं लड़ना। मैं आपको गुजारिश करूँ, मियाँ साहब दर्स भूल गए फिर? मैं नहीं, बिल्कुल दर्स याद है उनको, लेकिन अब जब आप किसी शख्स को इतना मजबूर कर देंगे, जब उसको आप दीवार के साथ लगा देंगे, जब आप उसको उसकी जुबान बंद करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियस ये नेचुरल है, ये एक इंसानी फितरत है। वो भी बोलता है, वो बातें भी बोल जाता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, और फिर आप उसको रोक नहीं सकते। शेख साहब, अगर बात आप इस वक्त मियां साहब के साथ, शेख साहब अगर आइन की किताब को सामने रखें तो पीडीएम मैक्सिमम अपने पावर शो करने के बाद और क्या कार्ड है इनके पास? नहीं, आप समझ नहीं रहे ना,
आप इस बात को सोच नहीं रहे। मुझे आप खुल के बता नहीं रहे। मैं आपको बिल्कुल बड़ी साफ बात बता रहा हूं। आपने कुछ कार्ड अपने सीने से लगाए हुए हैं जो मुझे नहीं बता ये रहे। बात बड़ी साफ बता रहा हूँ कि हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब उस वक्त का आप इंतज़ार कीजिए कि वो वक्त कब आता है। वो वक्त लॉन्ग मार्च के बाद आता है, वो वक्त लॉन्ग मार्च से पहले आता है। वो कब आएगा वक्त, ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को बारी ना मिले, कुछ और हो जाए, कोई हादसा भी तो हो सकता है। ना, ये आप भूल जाएं। इसलिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है वो इस बात की मेरे ख्याल कर ही नहीं सकती। वो आप वो कर ही नहीं सकते। आप उसको छोड़ दीजिए, वो उस ऑप्शन को तो आप बिल्कुल आप नफी कर दीजिए। क्योंकि मैं आपको एक अर्ज करूँ, हमेशा ये दुनिया में रहा है कि लोग किसी सिविल गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं और उस सिविल गवर्नमेंट से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो चाइना ने कितना बड़ा एक काम शुरू किया था, CPEC, और आपने उस CPEC का क्या हाल किया, क्या हशर किया। आज चाइना भी आपसे खफा है, आज आपके सऊदी अरब भी आपसे खफा है। आपसे राज़ी कौन है? शेख साहब, आप हमेशा 1+1 करते हैं, सीधी बात करते हैं। मैं भी आपसे 1+1 2-3 चीज़ें मुझे आप ये बताएं कि PDM है जी आपका, और बड़े जलसे अगर कर रहा है, 13 को लाहौर का जलसा फ़र्ज़ करें बड़ा भी हो जाता है, वहाँ फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि लॉन्ग मार्च पे जाते हैं, फिर भी काउंट ये होगा कि बंदे कितने जा रहे हैं, पब्लिक कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, सारी चीज़ें तो पब्लिक के गिर्द घूमनी है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि पब्लिक तो आपके सामने है। पब्लिक तो मैं बार बार आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पब्लिक जो है इस वक्त इस हद तक पिस चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। वो तो इस हद तक बददवाएं पे आ गई है, इस हद तक आ गई है। मुझे खौफ सिर्फ इस बात का है कि जिस दिन ये टकराव शुरू हो गया वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं उस चीज़ को कैसा टकराव पब्लिक का? अब देखना मुझे कितनी देर डराएंगे आप मुझे कितनी देर डरा लेंगे? आप मुझे पर्चे करके डरा लेंगे, आप मुझे पुलिस भेज के डरा लेंगे, आप मेरे पास और किसी तरह मुझे प्रेशर डाल के डरा लेंगे। लेकिन एक वक्त होएगा ना, फिर मैं उस प्रेशर से, उस खौफ से, उस सारी चीज़ों से बाहर आ जाऊँगा। फिर मैं देखूँगा आइए, आ जाओ भाई, जो करना चाहिए कर लो। वो नुकसानदेह है, वो नुकसानदेह मुल्क। PDM का तो पूरा फोरम स्टेज पे आ चुका है जो आप फरमा रहे हैं। मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप पर्चे दे रहे हैं, आप उनको खाइफ कर रहे हैं। यानी कि अगर कुछ 19-20 हुई तो तारीख में कसूर PDM का होगा, क्योंकि ये हार्ड लाइन ले चुके थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कसूर गवर्नमेंट का होगा, ये कसूर अदारों का होगा। जो अदारे इस वक्त बिल्कुल इस सब बगल बच्चा बने हुए हैं। देखें ना, ये कोई तरीका नहीं है कि आप कसूर तो बताएं ना, मेरा कसूर क्या। मैं अपने घर में अगर किसी को दावत देता हूँ, मैं अपने घर में जो मर्जी करूँ, मैं जलसा करूँ, जुलूस करूँ, जो मर्जी करूँ, आपका क्या इख्तियार है? और जब सिविल हुकूमत है, आपको पूरा इख्तियार है। आप जुलूस करें, जलसा करें, जो मर्जी करें, आपको पूरा इख्तियार है। आप किस तरह रोक सकते हैं? कौन से कानून के तहत रोक सकते हैं? कौन सा आप आईनी शिक है जिसमें आप रोक सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आप गैर आईनी काम करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे। वही मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कब तक? वो एक दिन आएगा कि वो जो टकराव होगा वो बड़ा ख़तरनाक है। 13 को गवर्नमेंट आपको रोकेगी या इस तरह की स्ट्रेटजी जैसे मुल्तान में हुआ, तो क्या स्ट्रेटजी फिर होगी, क्या करेंगे? देख ले, रोके। मैं तो वही कर रहा हूँ ना, आपने अपनी आंखों से देखी पब्लिक। फर्ज कीजिए 13 को मैं बाहर खड़ा होऊंगा, मेरे साथ ये लोग होंगे, रोक सकेंगे? कोई पब्लिक को तो नहीं रोका जा सकता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि मुल्तान में भी तो नहीं रोका जा सका। अक्ल आनी चाहिए। कितनी सुबकी हुई मुल्तान में, कितनी सुबकी हुई कि हम नहीं करने देंगे, हम नहीं कर, नहीं कर लो जी। तरीका तो नहीं है, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। तो आप पहले ही आप देखें ना, आप करें। अब एकदम आपके मीडिया पे बिना रोज़ाना बिला नागा हज़ार मौत हो रही हैं। जो हार्ट अटैक से मर रहा है वो भी कोरोना से मर रहा है, जो कैंसर से मर रहा है वो भी कोरोना से मर रहा है, जो लंग कैंसर से मर रहा है वो भी कोरोना से मर रहा है, जो वैसे ही मर गया वो भी कोरोना से मर रहा है। हर बंदा ही कोरोना मरी जा रहा है। मैं तो अल्लाह तक जीना में यार। बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू सो मच। अभी नई नई प्रैक्टिस शुरू हुई है। ये तो आपको पता है, उम्रों से ये हुक्मरान ही रहे हैं। इन बेचारों को क्या पता ऑपोजिशन में रहना क्या होता है। तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें ऑपोजिशन में रहना। आखिर आइंदा भी तो ऑपोजिशन में रहना है। प्रैक्टिस अच्छी होगी, तुमको पता चलेगा कि ऑपोजिशन में रह के इंसान किस तरह सर्वाइव करता है। अच्छी बात है, करें। जल से जलूस किसी ने मना किया हो, दैट इज़ देयर राइट, गो एंड प्रोटेस्ट। फॉर मी दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। क्या फ़र्क पड़ता है, करते रहे प्रोटेस्ट। किस चीज़ पे? पहले तो मुझे यही नहीं पता चलता प्रोटेस्ट किस चीज़ पे कर रहे हैं। मुझे कोई तो आके अपना बयानिया बता दे जी, खाना महंगा हो गया जी, हुण तुहानूं अचानक पता चला महंगा हो गया। पहले तो आप वोट की इज्जत मांग रहे थे ना, कि हमने वोट को इज्जत देने के हमने इतने मास बना लिए। तो मैं हैरान होती हूँ कि मुझ बेचारी के जो वोट थे उसको बिल्कुल तो आपने इज्जत नहीं दी। आज आप अपनी वोट की इज्जत मांगते फिर रहे।
और वो भी उस वोट की इज्जत मांगते फिर रहे हैं जिस ज़माने में इंटरिम हुकूमत भी आपकी थी। ये तो बात आपको पता है ना, इंटरिम हुकूमत भी आपकी थी, आप ही की गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद आप इल्ज़ाम हम पे लगा रहे भाई ना हम हुकूमत में थे, न हमारा लेना न देना, हम तो अपने रोने पीटने में पड़े होते थे कि हमारे साथ यहाँ जाती होगी, वहाँ से यहाँ जाती होगी। पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा? इस्तीफे आ सकते हैं, ये ऑप्शंस हैं, कितने लोग होंगे, और 13 का जो जलसा लाहौर का होगा, लाहौर दोबारा पूरी सियासत का महवर और मरकज़ बन चुका है। और मरियम बीबी साहिबा जो हैं, आज उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं उनकी शुरुआत की हैं। 13 तक ये सिलसिला जारी रहेगा और 13 को बड़ा जलसा पीडीएम के फोरम से होगा। गवर्नमेंट मुल्तान वाले जलसे में बहुत सारे उसने जो कार्ड्स गवर्नमेंट ने खेले थे, उसका सारे का सारा फ़ायदा अपोजिशन को हुआ। 13 के जलसे को लेकर गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, क्या सोच रही है, और अगर बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होते हैं और एक बड़ा जमे गफीर लगता है, उस शो का इम्पैक्ट गवर्नमेंट की नज़र में क्या होगा, और हुकूमत के पास इस वक्त क्या क्या कार्ड्स हैं, हुकूमत परेशान है नहीं परेशान, जैसे अपोजिशन क्लेम करती है कि हुकूमत बुखला गई है, तो क्या बुखलाई है, ये वो सारी चीज़ें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 13 को आप जब देखते हैं तो किस तनाजुर में देखते हैं? एक नॉर्मल तरीके से देखते हैं या हुकूमत परेशान है और थोड़ी घबराई हुई है? मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे हुकूमत का हिस्सा ही समझते हैं। समझते हैं ना आप? बेशक बेशक। तो मैं तो बिल्कुल घबराई भी नहीं हूँ और ना मुझे कोई परेशानी। वजह यह है कि हमेशा याद रखिए कि आपका बयानिया क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है, आप बात किस चीज़ की कर रहे हैं जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। आज से कुछ चंद दिन पहले एक प्रोग्राम में हिना भट्ट मेरे पास साथ थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि किस चीज़ पे आप एहतजाज कर रहे हैं, पता तो चले ना किस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं। आगे से उन्होंने जवाब दिया था कि हम चाहते हैं कि आप घर चले जाएं। तो मैंने कहा वैसे तो इंसान की ख्वाहिशें बड़ी होती हैं और हर ख्वाहिश पर इंसान का दम निकलता है, तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप चाहती हैं मैं घर चली जाऊँ तो मैं घर चली जाऊँगी। इम्पॉर्टेंट ये है, अभी तो मुझे यही समझ नहीं आया कि उनका बयानिया है क्या, किसकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं कि आवाम की बात कर रहे हैं? पहले तो ये बताइए ना किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए निकल रहे हैं बाहर? अपनी बका के लिए निकल रहे हैं। आप कौम को कुछ हद के लिए तो अरसे के लिए बेवकूफ़ बना सकते, पर कौम बेवकूफ़ नहीं है। हमेशा याद रखिए, कौम को भी पता है कि आप अपनी बका और अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आपको पता डिस्क्वालीफाई हुए, डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने पूरी तकरीर दी कि मुझे क्यों निकाला, और इनकी अपनी हुकूमत थी। आपको याद है ना कि अपनी हुकूमत थी। पनामा लीक्स इनकी हुकूमत में आई, वो भी याद होगा आपको। मैं पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन में इनके ख़िलाफ़ मैं ही जाके एप्लीकेशन दे के आई, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन हुई थी ना। इलेक्शन तो मेरे ख़िलाफ़ लड़े थे वो, या मैं उनके ख़िलाफ़ लड़ी थी इलेक्शन। अब इलेक्शन आपने 120 का जो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, तो मैंने तो इमीडिएटली जाके कहा कि भाई इन्होंने तो अपने एसेट्स ही गलत डिक्लेयर किए, और मरियम बीबी जो हैं वो उसकी डायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। उस पनामा लीक्स की डायरेक्ट बेनिफिशरी जो हैं वो मरियम है। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रही किस बयानिया पे कर रहे हैं, क्योंकि पनामा लीक्स आए, अब्बू निकाले गए पनामा लीक्स पे। चचा जो हैं उनके खिलाफ 23 अरब रुपए के आपके सामने ही हैं। अभी पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम जो लगा और लोग खड़े हो गए कि हमने की है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। उसकी तो आई अंडरस्टैंड कि वो चाह रही है, उनकी सर्वाइवल की जंग है, सर्वाइवल की, उनकी सियासत में सर्वाइवल की जंग है, तो एक बड़ी डेस्परेट जंग। डॉक्टर साहब एक मैं छोटी सी, अब देखें ना, मियाँ साहब यहाँ से बाहर चले गए, आप पार्टी चेयरमैन आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हमें धोखा देके गए। अब उसका सारा क्वेश्चन मार्क गवर्नमेंट पे आता है। और एक साथ छोटी सी इंसर्शन, वो ये कि मरियम बीबी 1-2 दिन के लिए ज़मानत पे अपने वालिद की अयादत के लिए सर्विसेज आई थी,
बाद में आप गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो उनके किसी की जरूरत नहीं हुई उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की, तो गवर्नमेंट के एंड पे भी आप देखें नहीं, आपके पास ये सारा बयान गलत है। मरियम बीबी की तबीयत ख़राब हुई जेल में, और उन्होंने तबीयत ख़राब होने के नाते मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वो उनके टेस्ट वगैरह होने, रात को सर्विसेज अस्पताल आई। नेचुरली जब अस्पताल आई थी तो वालिद साहब से भी उन्होंने मिलना पसंद किया, और मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होता कि उनको वालिद से ना मिलने देते। वालिद से भी मैं मिली, टेस्ट भी हमने उनके किए। जब सारे टेस्ट ठीक ठाक हुए तो घर वापस उनको जेल भेज दिया गया था। बेल उनकी बाद में हुई है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखें, सबसे अब ये तो हो गया ना नून लीग का बयानिया कि वो तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतने इल्ज़ामात हैं, और हमने नहीं, इंटरनेशनल इल्ज़ामात हैं। अभी तो अनगाइडेड मिसाइल, अल्लाह ताला खुश रखे सागडार को, खुश रखे ना, कि जो उन्होंने माशाल्लाह इन सबको शर्मिंदा किया, बल्कि सारी कौम को ही शर्मिंदा किया। लोग सोचते होंगे ये कैसा फाइनेंस मिनिस्टर था, आपके सामने ही है ना, ये कैसा फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने अपनी इतनी बेइज्जती करवाई। और ये इनके ज़माने में, अब मुझे समझ आ रही है कि इनके ज़माने में इन्होंने सागडार को बाहर क्यों भिजवा दिया। आप मुझे बताइए। वैसे मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब अपने जहाज़ में बिठा के उनको इंग्लैंड लेके गए, छोड़ा है। क्यों छोड़ा होगा, आपका क्या ख्याल है? मैं बताती हूँ क्यों छोड़ा होगा। वजह यह है कि बेचारे सागडार साहब पहले से डरपोक किस्म के इंसान थे। पहले हुदैबा वो जो पेपर अप्रूवर बन गए थे 2002 में, याद है, वादा माफ गवाह बने थे, याद है ना। अब वो वादा माफ गवाह थे, इनको डरता ही है फिर कहीं ना वादा माफ गवाह बन जाए, तो इस वजह से उनको पहले ही भेज दिया। कभी किसी ने सुना है कि जो सिटिंग आपकी हुकूमत है, आप सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर है, और सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर को आप इंग्लैंड में चले गए, और 3 साल से आप वलायत में बैठे हुए, और वो बेचारा वही तो पूछ रहा था भाई तुम क्यों नहीं वापस जाते। फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नैब वाले कत्ल कर देते हैं। मतलब ऐसी बातें, कैसी बातें थी। मतलब मैं तो परेशान हो गई। अब आ गया मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना साहब जो हैं उनकी, क्योंकि हुकूमत में किसी तरफ, तो हर हुकूमत में रहे ना, आपको पता हुकूमतें आती थी, हर हुकूमत में कुछ ना कुछ उन्होंने बारात लेने होते थे, कुछ ना कुछ वो पोस्ट मिल जाती थी। पोस्ट मिल के, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले दफ़ा कश्मीर अफेयर्स के थे, तभी माशाल्लाह उन्होंने 5 साल के अरसे के अंदर आज तक कश्मीर के बारे में बात नहीं की, ना कोई मीटिंग बुलाई। उन बेचारों की अपनी बका की जंग है। वो अभी ये जंग ना करें तो कल वो मलियामेट हो जाएंगे। पागल लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस हैं, उनके ख़ानदान पे जो केसेस हैं, बिलावल वो जंग लड़ रहे हैं। तो ये जो पार्टी बनी हुई है ना, PDM बनी हुई है, वो 11 पार्टियां मिला के मुकाबला ये तहरीक इंसाफ के साथ करते हैं। तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो एक मकसद के साथ आई हुई है। पाकिस्तान को बेचने नहीं आए जो आप काम करते रहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए आए। इंशाअल्लाह हमेशा याद करिए, रखिए, वो मुल्क तरक्की करेंगे जिसमें करप्शन जब ख़त्म होती है। हम क्या कर रहे हैं, कोशिश यही कर रहे हैं ना, करप्शन ख़त्म हो। नवाज शरीफ साहब को क्या मसला, आ जाए ना वापस आके कोर्ट में खड़े हो। हमने तो नहीं उनको एब्सकॉन्डर बनाया, हमने मफरूर डिक्लेयर किया, उनको कोर्ट ने किया। नाराज़गी हमारे से ही सब नाराज़ होते रहते हैं भाई, कोर्ट्स को जाके फेस करो। उसने भी तो कहा था, वो जो वो हार्ट टॉक वाला है, उसने कहा व्हाई डोंट यू गो एंड फेस द कोर्ट्स, गो बैक टू पाकिस्तान एंड फेस द कोर्ट्स, बिकॉज यू हैव टू फेस द कोर्ट्स। एंड ऑफ द डे आपका अदल का जिस तरह का निज़ाम है, आपको उसके ऊपर अगर एतराज़ है तो यही निज़ाम, आपको आना पड़ेगा, उसको सामने फेस करना पड़ेगा। उसमें तहरीक इंसाफ का क्या गलती और कसूर है? कसूर तो आप लोगों का अपना। डॉक्टर साहब, अपोजिशन कहती है कि अवाम को जब आप डिलीवर नहीं कर पाए तो क्या डिलीवर नहीं किया? तो महंगाई है। एक बात सुनिए, नंबर 1, आपका ख्याल है इनके वक्त में तो कभी महंगाई नहीं आई। मुझे वक्त याद है 350 इनके ज़माने में टमाटर की कीमत हो गई थी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है, बिल्कुल महंगाई है। अगर आप, एक रीसेंट आर्टिकल आया आज से 3 दिन पहले रिगार्डिंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, जिसमें ये कैटेगोरिकली लिखा है द प्राइसेस ऑफ फूड हैव इंक्रीज्ड ग्लोबली ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक।
महंगाई पहले भी थी, मज़ीद ख़राब हुई, मज़ीद बढ़ी, बिकॉज वी केम इनटू अ पेंडेमिक। और दुनिया में इस वक्त ग्लोबली उन्होंने कहा है कि कीमतें खाने की बढ़ गई हैं, ग्लोबली, पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली बढ़ गई हैं। परसों की डॉन के बैक पेज पे है। डॉक्टर साहब मैं अच्छा, अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अब आ गया कि जी देखें हमने क्या नहीं एफर्ट किया। मैं आपको थोड़ा सा बता दी चलूँ। इस वक्त हम जो आम इंसान है उसकी बेहतरी की बात कर रहे हैं। मेरे महकमे की मैं बात कर लूँ, हेल्थ कार्ड बांटे जा रहे हैं 52 लाख। इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है कि हमने इंशाअल्लाह पूरे पंजाब को हर फैमिली हेड को एक कार्ड देना है। आपको पता है ना इस बात का? यानी इस हिसाब से 2 करोड़ 22 लाख फैमिलीज़ के हर हेड को एक कार्ड मिल जाएगा 7,20,000 का। उनकी मर्जी इस्तेमाल करें या ना करें, बट दे विल गेट अ कार्ड बिकॉज दे आर इंटाइटल टू इट। सेहत उनका हक है और स्टेट को सेहत का सहूलत देनी चाहिए। हम वो कार्ड इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप सरकारी अस्पताल में नहीं तो आप निजी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा लीजिए, जो पैनल निजी अस्पताल। 1, इमरान खान साहब ने, सारी दुनिया ने, गवर्नेंस की बात हो रही है तो सारी दुनिया ने तारीफ की पाकिस्तान के कोविड कंट्रोल की। हमने तो नहीं अलहदा की ना, उन्होंने तारीफ, बाहर के लोगों ने तारीफ की, जिसमें यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल सेक्रेटरी था उसने भी तारीफ की, इसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तारीफ की कि द वे इट हैज़ बीन मैनेज, कि हम लोग को जैसे गरीब मुल्क को एक मुकम्मल तौर पे हमने लॉकडाउन, माइक्रो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन्स करके किस तरीके से इकॉनमी को चलाना शुरू कर दिया। और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, आपका हमसाया मुल्क है राइट साइड पे इंडिया, लेफ्ट साइड पे ईरान है। आप अपना मुकाबला उनके साथ कर लीजिए, आप बांग्लादेश के साथ कर लीजिए। हम, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है, सैकड़ों मुल्कों से बेहतर है इस वक्त हमारी सिचुएशन। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 2014 में आप लोगों ने धरना दिया हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ। अब गवर्नमेंट आपकी है और ये धरने और उसी तरह का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। ये साइकिल अगर इसी तरह चलता रहा तो ये साइकिल तो नून और पीपल्स पार्टी 90s में बहुत खेल चुके हैं। अवाम को फिर इस तरह आप सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस बैठते क्यों नहीं? और देखो एक सब है, हमने, अगर मैं अब आपको, लोगों की याददाश्त क्योंकि कम है तो अब भूल जाते हैं ना लोग। 2014 के अंदर हम जब खान साहब पहली दफ़ा असेंबली में गए रिकवर करके, जब उनको चोट लगी थी, उन्होंने जाके कहा था कि हम असेंबली में बैठ रहे हैं, आप मेहरबानी करके हमारे 4 हल्के खोल दीजिए। यही बात कही थी ना। इन 4 हल्कों को आप सैंपल बना लें, अगर इन हल्कों के ऊपर वाकई कोई धांधली नहीं हुई तो हम सारा रिजल्ट एक्सेप्ट कर लें। याद पड़ता है आपको इस बात को? इन्होंने नहीं एग्री किया था, बाद में जुडिशल कमीशन ने फाइनली वो 4 हल्के खुले थे ना, और वो चारों के चारों हल्कों पे धांधली निकली थी ना। मैं वैसे बात करूँ, हमने तो पटिशनें जमा करवाई थी और जाके खान साहब जब बने हैं तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको कोई शक है तो हम सारे हल्के खोलने को तैयार हैं। याद है आपको असेंबली में? अगर इनका ख्याल है कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई और इलेक्शन इनसे चुराया गया तो देते पटिशन्स, पूछे कितनी पटिशन्स दी हैं इन्होंने। कोई तो पूछे इनसे कि कितनी पटिशन्स दी हैं आपने, हमसे पूछो हमने कितनी पटिशन्स दी हैं। जो हुकूमत तो इनकी थी। मैं हैरान होती हूँ, धांधली का रोना, हुकूमत आपकी नहीं। उसमें एक और भी वो सिम्टम्स जो बताते हैं, सिम्टम्स, वो सिम्टम्स ये बताते हैं कि एक तो उनके जो वोटर थे और उनके टिकट होल्डर्स थे, उनकी गिरफ्तारियां चंद दिन पहले इलेक्शन से शुरू कर ली गई। फिर बाद में अगर अब एहतसाब का सिलसिला है तो वो आपके अपने लोगों की तरफ मुड़ने की बजाय वो सिर्फ अपोजिशन के गिर्द घूमता है। एंटी करप्शन भी, अगर उनका नेगेटिव मैं सारा बता रहा हूँ, एंटी करप्शन भी अगर कार्रवाइयाँ करती तो उन्हीं के खिलाफ करती है। आपकी चीनी कमीशन, बाकी सारे लोगों का आज तक कोई कार्रवाई अभी तक कोई सामने नहीं आई कोई चीज़। तो ये सारी चीज़। आप मुझे एक बात बताइए, जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हुआ, उसकी जगह उसका इलेक्शन फिर उसके बेटे ने लड़ा एंड ही डिड नॉट विन द इलेक्शन। अलीम खान को नायब ने पकड़ा, केस चला। सत्तान खान को, ये कहाँ के मिनिस्टर थे? हमारे मिनिस्टर्स थे ना, हमारी पार्टी के लोग थे। ये कह देना कि नायब जो है उनके बंदे कुछ नहीं कहती, तो जिनके नाम में ले लूँ ये कौन है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, भाई अगर आपने माशाल्लाह इतनी करप्शन की हुई है कि सारे केसेस आपके खिलाफ हैं, तो हमें इस बात का क्यों बुरा भला कर रहे हैं? पनामा लीक्स जब आई तो उसमें हमारा नाम था ना, वैसे है था हमारा नाम,
वो नाम तो सारे इनके थे, हमारे नाम तो नहीं उसमें थे, नाम तो सारे इनके थे, तो केस इनके ऊपर ही चलने, हम पे चलने जिनका नाम ही नहीं था। तो मैं तो इसलिए बात करती हूँ कि मुझे अफसोस होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने पे तुले हुए हैं। इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है, आपको पता मैं कितनी इस वक्त परेशान होती हूँ। वजह ये होती है कि हॉस्पिटल्स में मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। आज ही के दिन में 840 नए मरीज़ जो हैं वो पंजाब में सामने आए, 15 लोग इंतकाल कर गए हैं। अब इन्होंने अगर ठानी भी है, क्योंकि इनको बहुत शायद कौम से कुछ नाराज़ भी हैं, तो सोचते हैं चलिए इसी तरह से। लेकिन डॉक्टर साहब आपको पता ही है कि ये तो पहला फ़र्ज़ और फ़र्ज़ अवलीन गवर्नमेंट का बनता है कि उसने साथ लेके चलना होता है। और साथ लेके चलना इस चीज़ में मतलब सारी डेमोक्रेटिक आप फोर्सेस मुझे एक बात बताइए, कहाँ नहीं साथ लेके चले? नेशनल कमांड एंड कंट्रोल जो है उसके अंदर नून लीग की हुकूमत, वो पीपल पार्टी की हुकूमत बैठती है कराची से, आज़ाद कश्मीर से। मुझे ये बताइए अगर इनकी हुकूमत कहीं नहीं बनी तो उसमें हमारा कसूर है? असल मसला तो ये है इनके लिए कि इनकी कहीं हुकूमत ही नहीं बनी। वो कहते बनने नहीं दी गई, फोन जाते थे हमारे, किसने नहीं बनने दी? MPs को ओ भाई threatening किसने फोन नहीं जाते थे। बनने दी? किसने नहीं बनने दी? नाम लेना, किसने नहीं बनने दी? हमने, हमारा क्या ताल्लुक है उसके साथ? भाई नाम लिया करो, किसने नहीं बनने दी तुम्हारी हुकूमत? और अगर आपको याद हो तो उसने हार्ट टॉक में कहा था, इफ यू रिमेंबर ही सेड, बट यू आर द वंस हु प्लेड with Ziaul Haq. You remember? He's saying and quoting, you are a part of this whole setup when Ziaul Haq, which was a dictatorial regime. याद है ना आपने इसको हटाओ? मकसद है ये तो कोई बात ही नहीं है कि हमने कुछ किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। बेसिकली इनका ये सारा रोना धोना जो है वो सर्वाइवल के। और फिर देखिए ना, मरियम नवाज़ क्योंकि कहती हैं मैं हम हुक्मरान ख़ानदान के, उनका मतलब है कि उनका ख्याल है कि उनके विरसे के अंदर हुक्मरानी आई है, क्योंकि उनके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब क्योंकि विरसे में आई हुई है तो उनका भी इसलिए हुक्मरान होना बहुत ज़रूरी है। और वो तो बेचारी इतना एफर्ट कर रही है इसके लिए, क्योंकि अगर ये एफर्ट ना हो तो फिर वो उनका एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू, वोट को आप इज्जत नहीं दे रहे, वोट को इज्जत देंगे। और उनके इस दफ़ा इलेक्शन में भी वो कहते हैं रिग्ड है और वोट को इज्जत नहीं। आप मुझे ये बताइए फ़ाद, आप तो मेरे साथ फिरते भी थे और चलते भी थे, और आपको याद है कि 2017 में एक बाई इलेक्शन हुई थी। मैं उस बाई इलेक्शन में अल्लाह ताला ने गरी के रहमत करे अपना बीबी कुलसूम के ख़िलाफ़ में इलेक्शन में खड़ी हुई। वो तो इंग्लैंड चली गई थी, इनकी बेटी कैंपेन रन कर रही थी, वो भी याद है आपको? बिल्कुल याद। आपको याद है मैंने कितनी पिटिशन जमा कराई थी इलेक्शन कमीशन को? 32 पिटिशन जमा कराई। आपको पता मैं हाई कोर्ट में गई थी कि इन्होंने 2.5 अरब रुपया, ये 2 अरब रुपए तो वहाँ से आए थे फेडरल गवर्नमेंट से कि हल्का 120 की डेवलपमेंट पे लगाओ, और हल्का 120 की डेवलपमेंट में तब लग रहे थे जब इलेक्शन हो रही थी, इलेक्शन से चंद दिन पहले। आपको याद है, दिखाई थी ना आपको जगह, आप तो साथ फिर रहे होते थे। तब वोट की इज्जत के बारे में क्या ख्याल है आपका? तब मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं हुक्मरान ख़ानदान की नहीं हूँ, तो तब मेरी वोट जो है उसकी इज्जत कोई नहीं थी। मेरी भी वोट की तो इतनी इज्जत बनती है। तो आप जब गलत काम कर रहे थे खुद, और आपके ख़िलाफ़ मैंने इतनी पिटिशन्स कराई, आप बताइए आपने कितनी पिटिशन जमा कराई? मैं तो बता रही हूँ, नंबर ऑफ पिटिशन मैं बता रही हूँ कि आपके गलत कामों की वजह से मैंने 32 पिटिशन जमा करवाई। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया टीपा को, हाई कोर्ट ने कहा कि बताओ कि कहाँ पैसे खर्च किए। लेकिन ये तो आपको पता है बादशाह अपने आप को समझते थे, ये कोई हमें हिसाब किताब थोड़ी देते। आखिरी सवाल, अभी स्ट्रेटजी आप मुल्तान वाली रखेंगे 13 को, और वही स्ट्रेटजी होगी या चेंज होगी स्ट्रेटजी? मेरी तरफ से तो बहुत सारे जलसे करेंगे। अभी नई नई प्रैक्टिस शुरू हुई है, ये तो आपको पता है उम्रों से ये हुक्मरान ही रहे हैं। इन बेचारों को क्या पता ऑपोजिशन में रहना क्या होता है। तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें ऑपोजिशन में रहना। आखिर आइंदा भी तो ऑपोजिशन में रहना है। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उनको पता चलेगा कि ऑपोजिशन में रह के इंसान किस तरह सर्वाइव करता है। अच्छी बात है, करें। जलसे जुलूस किसी ने मना किए, वो दैट इज देयर राइट, गो एंड प्रोटेस्ट। फॉर मी दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। क्या फ़र्क पड़ता है, करते रहे प्रोटेस्ट। किस चीज़ पे? पहले तो मुझे यही नहीं पता चलता प्रोटेस्ट किस चीज़ पे कर रहे हैं। मुझे कोई तो आके अपना बयानिया बता दे जी, खाना
महंगा हो गया जी, हुण तुहानूं अचानक पता चलिया महंगा हो गया। पहले तो आप वोट की इज्जत मांग रहे थे ना, कि हमने वोट को इज्जत देने के हमने इतने मास बना लिए। तो मैं हैरान होती हूँ कि मुझ बेचारी के जो वोट थे उसको बिल्कुल तो आपने इज्जत नहीं दी। आज आप अपनी वोट की इज्जत मांगते फिर रहे, और वो भी उस वोट की इज्जत मांगते फिर रहे हैं जिस ज़माने में इंटरिम हुकूमत भी आपकी थी। ये तो बात आपको पता है ना, इंटरिम हुकूमत भी आपकी थी, आप ही की गवर्नमेंट थी। उसके बावजूद आप इल्ज़ाम हम पे लगा रहे भाई ना हम हुकूमत में थे, न हमारा लेना न देना, हम तो अपने रोने पीटने में पड़े होते थे कि हमारे साथ यहाँ जाती होगी, हमारे से यहाँ जाती। डॉक्टर साहब, ख़वातीन की सियासत में बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। बेनज़ीर साहिबा थी, अभी उस दिन आसफा बीबी ने तकरीर की तो बड़ी पॉपुलर हुई वो, और बड़ा लोगों ने पजीराई दी। आपने भी सुनी तकरीर उनकी? जी मैंने सुना। क्या रद्द-ए-अमल है आपका? मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि पीपल पार्टी वाले बेहतर है कि उसके बारे में सोचना शुरू कर दें बजाय बिलावल के। शी माइट प्रूव अ मच बेटर लीडर। उनमें कुछ बेनज़ीर का वो आता है, और वट एवर इट इज़ उनको लीडरशिप चाहिए। बट एनीवे दैट इज़ देयर डिसीजन। वो तो घर के बड़ों ने डिसाइड करना है कि किसने सियासत में आना और किसने, क्योंकि हमने तो ये सुना कि अब वो 13 के जलसे पे नहीं आ रही, क्योंकि ये ना होना कि कहीं भैया जो हैं वो नीचे दिखाए जाएं और आसफा ज़्यादा बेहतर उनसे परफॉर्म कर जाए। ये भी तो बड़ा मसला है ना। आपको पता है सियासत के अंदर यही, जब विरसे में सियासत आती है तो नाराज़गियाँ भी होती हैं। आज आपका ख्याल है कि देखने में तो सब कुछ ठीक है, क्या आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब वाकई बहुत खुश हैं इस वक्त जो हालात जा रहे हैं? काम करे हमज़ा, जेल भुगते हमज़ा, हिसाब किताब दे हमज़ा, इलेक्शनें लड़े हमज़ा, और बनने चली हुक्मरान मरियम बीबी। जेल तो उन्होंने भी काटी है? जेल तो उन्होंने भी काटी है। कितने दिन? तो दिन तो आप छोड़े ना, अब हमजा अब देखे ना, आप प्रोसिक्यूशन में और मुनासिब करके ज्यादा दिन रख लें। नहीं, आपकी धारियां हैं, सारा कुछ आपके पास। मकसद ये है कि वो तो वैसे सजा याफ्ता है, आपको ये तो पता है ना। हाँ जी, कि वो सजा याफ्ता है, और जेल उन्होंने तो बेचारियों ने चंद दिन गिनी गाड़ी। और फिर सबसे बड़ी बात है, फरमा रही थी वहाँ के ये चूहों के खाया हुआ खाना दिया। ये तो आपको पता चल गया ना कि एंड ऑफ द डे खाना घर से आता था। ऐसी बातें जब करते हैं क्यों लोगों को पागल बनाते हैं? मुझे ये भाई सच क्यों नहीं बोला करते आप लोग? स्पीक द ट्रुथ। एक सच बोलने की वजह से कम बंदे का ज़मीर तो साफ रहता है ना। हम तो सच्ची बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं हर वक्त कि कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात मुझसे ना निकले जिसमें ज़रा सी भी कोई गलत बयानी हो, और ना मैंने कभी की है गलत बयानी आपके सामने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आज रैलियों की सूरत हाल भी आपको दिखाई, अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया, गवर्नमेंट क्या सोच रही है ये भी आप तक पहुंचा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।